Hello, students, welcome to our channel. Once again, today we will take the next part of the poem, A Boy's Song. तो आइए हम इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टेंजा नंबर 2 जो है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो से लेकर के फॉर माई डिलाइट, इसकी हिंदी अनुवाद को एक बार देखते हैं। हालांकि व्याख्या की जा चुकी है, फिर एक बार। जंगली आलूचा, अभी जो एक पेड़ का नाम आया था, आपने ध्यान है पौधे का, क्या नाम था उसका? स्लो, SLOE, स्लो। उसको जंगली आलूचा कहते हैं ना, एक प्रकार का पेड़ है ये। स्मॉल ब्लैक वाइल्ड प्लम, यानी जंगली काले रंग का एक पौधा है। तो जंगली आलूचा की झाड़ी पर बैठी राम गंगरा, एक प्रकार की छोटा वर्ड है ये, जिसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? राम गंगरा, यानी ब्लू टिट से लेकर के ऊंचाई पर उड़ते, यानी बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते गरुड़ तक सभी पक्षी जो हैं वो क्या हैं? लेखक पोइट कहता है कि सभी पक्षी मेरी खुशी के लिए बिना पिंजरे में बंद हुए आते हैं और जाते हैं, यानी फ्रीली, आज़ाद होकर के रोज आते हैं और चले जाते हैं। कौन से कहाँ से कहाँ तक? यानी छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट से लेकर के बिगेस्ट बर्ड तक जो है मेरे पास आते और जाते हैं मेरी खुशी के लिए, फॉर माई डिलाइट। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हम थोड़ी व्याख्या करते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत जो गद्यांश है, पद्यांश भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने पर कवि द्वारा अनुभव की जाने वाली खुशी की प्रतिबंधित करता है। यानी इन प्रस्तुत पद्यांश में, इस स्टेंजा में हम क्या देख रहे हैं? अलग अलग जो पक्षियों को देखने पर कवि को क्या खुशी होती है, उसका वर्णन हमने जाना है। कवि कहता है कि उसे खुश करने के लिए तरह तरह के पक्षी आते हैं। कवि कहता है कि उसको खुश करने के लिए तरह तरह के पक्षी आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम गंगरा यानी ब्लू टिट जैसी छोटी चिड़िया से लेकर के जो झाड़ियों पर बैठती है, जो कहाँ बैठती है? जो झाड़ियों पर बैठती है, और गरुड़ जैसे अपेक्षाकृत बड़े, कंपैरेटिवली जो बड़ा जो पक्षी है, यानी कौन? गरुड़, यानी चील, बड़े पक्षी तक जो आकाश में ऊंचाई तक उड़ते हैं, आकाश में ऊंचाई तक उड़ते हैं, ये सभी मेरे पास आते हैं, यानी कवि के पास आते जाते हैं, और वे सभी उससे खुशी प्रदान करते हैं। लगता है कवि प्रकृति के सभी छोटे बड़े प्राणियों के प्रति विचारशील है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आया है यहाँ। इस लाइन से पता चलता है, इन बातों से, कि वो उनके प्रति संवेदनशील है, उनके प्रति विचारशील है, या उनकी परवाह करने वाला है, तभी तो आते हैं ना। ये तो पक्षी तो किसी के पास नहीं आता, भले आप उसको लालच भी देते हैं तो भी नहीं आता वो। उसे उन सब से क्या है? प्रेम है, और वो उनके प्रति आकर्षित है। इसके अलावा वह यह संकेत भी देता है, प्रतीत होता है, कि पक्षियों और जानवरों को उनके जीवन के प्राकृतिक रूप में देखना आनंदप्रद होता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो बात आपको शुरू में मैंने बताई थी कि किसी भी पक्षी को या किसी भी जीव को अपने उसका जो नेचुरल जो इनहेबिटेट होता है, यानी उसका प्राकृतिक आवास जो होता है, जहाँ वो हमेशा रहता है, उससे वहीं क्या रहने दिया जाना चाहिए, उसको अलाउ कर दिया जाना चाहिए वहीं रहने के। उनका जीवन का जो प्राकृतिक रूप है उसी में देखना आनंदप्रद होता है, उसी रूप में, न कि पिंजरे में बंद करके, चिड़ियाघर में बंद करके। है, चिड़ियाघर में हम देखते हैं जूज वगैरह, आप जानते ही हैं, तो वहाँ पे कोशिश की जाती है, हालांकि उसको जंगल जैसा क्या देने की रूप, माहौल। जैसे जंगल में, वो जू में अगर कोई शेर है तो उसको कहाँ रखा जाता है? पिंजरे में रखा जाता है? बताओ कहाँ रखा जाता है? ऐसी स्थिति बना के रखते हैं जैसे वो कोई, मान लो क्या है। लेकिन जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जंगल, वास्तव में उसमें, और ये जो हमने जो कृत्रिम जंगल बनाया है यहाँ पर, उसमें तो रात दिन का अंतर हो गई। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पक्षी, हर जीव अपने प्राकृतिक रूप में ही क्या दिखता है? अच्छा दिखता है, उसको वहीं रहने देना चाहिए। अब यहाँ पर जो पैराफ्रेज है,
संक्षिप्त इसका जो विवरण होता है उसको पैराफ्रेज कहते हैं। संक्षिप्त अर्थ जो होता है शॉर्ट फॉर्म में उसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। पैराफ्रेज में देखिए क्या कह रहा है, दिस स्टेंजा रिफ्लेक्ट्स, ये जो स्टेंजा अभी हम पढ़ रहे हैं ये बताता है, रिफ्लेक्ट का मतलब परिदर्शित करता है, द जॉय, उस आनंद को, दैट द पोइट फील्स, जिसे कवि महसूस करता है क्या करने में, इन वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखने से, पक्षियों को देखने पर जो उसको आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति को, उस फीलिंग को जो है, उस जॉय को जो है ये स्टेंजा क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है। द पोइट सेज, पोइट कहता है दैट वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स केम टू हिम, हर प्रकार के, कई प्रकार के पक्षी, मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स उसके पास आते हैं, एंड मेक हिम हैप्पी, और उसे क्या बनाते हैं, बोलो, मेक हिम हैप्पी, प्रसन्न बनाते हैं, खुश बनाते हैं। फ्रॉम द स्मॉल, यानी छोटे से लेकर, बर्ड सच एज ब्लू टिट, यानी उदाहरण के तौर पर किसका, ब्लू टिट, छोटे पक्षियों से लेकर के, यानी ब्लू टिट से लेकर के जो कहाँ बैठते हैं, सिट ऑन स्मॉल श्रब्स, छोटी झाड़ियों वाले पेड़ों पर बैठते हैं, टू द बिगर बर्ड्स, से लेकर के बड़ा से बड़ा पक्षी, अपेक्षाकृत, बोलो भाई, अपेक्षाकृत क्या, बिगर, यानी अपेक्षाकृत बड़ा पक्षी, सच एज ईगल, ईगल जो कहाँ, फ्लाई इन एट ए कंसिडरेबल हाइट, जो कि काफ़ी पर्याप्त ऊंचाई पर क्या करता है, कंसिडरेबल का मतलब पर्याप्त ऊंचाई पर उड़ता है, वो सब के सब जो हैं, छोटे से लेकर, ब्लू टिट से लेकर के और ईगल, ये सब जो हैं उसके पास आते हैं। और मैनी बर्ड्स विजिट द पोइट, और इसके अलावा कई और पक्षी भी उसके पास क्या करते हैं, आते हैं, विजिट करते हैं, दे ऑल डिलाइट हिम, और वो सभी मिल करके उसको क्या करते हैं, प्रसन्न चित्त करते हैं, किसे, पोइट को, डिलाइट हिम। द पोइट सीम्स टू बी, और जो पोइट है ऐसा लगता है, सीम्स टू बी कंसिडरेट टुवर्ड्स ऑल स्मॉल लार्ज क्रीचर्स इन नेचर, यानी जितने भी पक्षी हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन सब के प्रति वो क्या है, कंसिडरेट है, यानी समान रूप से उसका भाव है उनके प्रति, ध्यान रखने वाला है, उनकी दया का भाव है उनके प्रति, ऐसा लगता है। ही हैज़ लव, और उसके मन में क्या है, लेखक पोइट के मन में क्या है, लव एंड फैसिनेशन, प्रेम और आकर्षण है, फैसिनेशन का मतलब अट्रैक्शन है, फॉर ऑल ऑफ देम, उन सारे पक्षियों के लिए, उन सारे पक्षियों के लिए उसके मन में क्या है, बोलो, लव एंड अट्रैक्शन है, फैसिनेशन है। ऑल्सो ही सीम्स, इसके अलावा ही सीम्स टू सजेस्ट दैट वॉचिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स इन देयर रेस्पेक्टिव नेचुरल वेज, यानी उनको उनके प्राकृतिक रूप में देखने से कवि कहना चाहता है, ही सीम्स टू सजेस्ट, वो ये क्या सुझाव देता प्रतीत होता है, क्या सुझाव देता प्रतीत होता है, दैट वॉचिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स इन देयर रेस्पेक्टिव नेचुरल वेज ऑफ लाइफ क्रिएट्स डिलाइट। ऐसा करके हमारे अंदर क्या पैदा होती है, खुशी पैदा होती है, जब हम किसी जानवर को, पक्षी को, बर्ड्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखते हैं, उसके नेचुरल फॉर्म में क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे ईगल को हम कहाँ देखते हैं जब खुशी मिलती है, पिंजरे में हैं, पकड़े हुए रूप में नहीं, आसमान में ऊपर उठते हुए जब देखते हैं, जब इसी तरह ब्लू टिट को भी आसमान में, इसी तरह शेर को जंगल में या किसी दृश्य में हम कहीं उसको जंगल में देखते हैं, तब हमको क्या मिलती है, आनंद की अनुभूति, जो उसका नेचुरल क्या है। इसी तरह से खरगोश को, रैबिट को जंगल में भागते हुए देखते हैं हम, तो उसको हिरन है हरियाली में दौड़ते हुए उसको देखते हैं, तब हमको बड़ी खुशी प्रदान होती है, खुशी मिलती है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि किसी भी जीव को उसकी नेचुरल जो फॉर्म होती है उसमें देखने में ज़्यादा हमको क्या मिलता है, खुशी मिलती है, तो उन्हें उनके नेचुरल फॉर्म में ही रहने दिया जाना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। दूसरा स्टेंजा आपका, अब तो इसमें मूल बात क्या कहना चाह रहा है वो, यहाँ जो अभी पढ़ा हमने उसमें, कि कवि ये कहना चाह रहा है कि सारे पक्षी उसके हैं, क्योंकि वो उनको पकड़ता नहीं है, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सब उसके पास आते हैं, क्योंकि वो
उनके प्रति जो है दया का भाव रखता है और उनको उनके नेचुरल रूप में ही वो उनको देखना चाहता है। तो इससे उनको उसको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक किसी भी अपन एनिमल को या बर्ड को जू में देखते हैं तो वो आनंद नहीं मिलेगा जो कहाँ मिलेगा, जो उसके नेचुरल फॉर्म में जब उसको देखते हैं, जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है, जंगल है या जहाँ भी रहता है, वहाँ देखते हैं तो ज़्यादा अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। चलिए, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेंजा है एंड और लास्ट वन जो है एंड सो द सनवार्ड से लेकर के द ब्लू टिट सिंग्स, ये जो स्टेंजा हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। उसका पहले हिंदी अनुवाद देखते हैं। और इसलिए मैं गरुड़ के पंखों पर सवार होकर सूर्य की ओर उड़ान भरता हूँ। किसकी ओर उड़ान भरता हूँ? सूर्य की ओर। और मेरे दिल में सारे दिन राम गंगरा चिड़िया गाती रहती है। ये तो इसका शाब्दिक वर्ड मीनिंग हुआ कि गरुड़ के पंख पर मैं चाहता हूँ, इच्छा जाहिर करता है कि मैं गरुड़ के पंख पर सवार होकर के और सूर्य की उड़ान भरूं, सूर्य की तरफ उड़ूं, ऊंचाई पर जाऊं, और मेरे दिल में दिन भर राम गंगरा जो चिड़िया जो है वो गाती रहती है, यानी दिन भर मेरे मन में वो उसका ख्याल आता रहता है। अब इसकी हिंदी में व्याख्या देखते हैं। अपने आसपास के पक्षियों के प्रति कवि के हार्दिक आकर्षण को इन पंक्तियों में बड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति मिली, यानी बहुत ही गहराई से इसको जो है कवि ने अपने इस भाव को, जो उसके कवि के मन में जो जानवरों के प्रति, आसपास के पक्षियों के प्रति जो क्या है उसके मन में हार्दिक आकर्षण है, यानी हार्टिली जो वो उनको उनसे फैसिनेटेड है, वो जो भाव है उसका बड़े ही सूक्ष्म अभिव्यक्ति मिली, यानी गहराई से जो है इसको बताया गया है। पक्षियों को निहारते हुए अपने आपे से बाहर हो जाता है, यानी कहने का मतलब जब वो पक्षियों को निहारता है तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है, यानी उसका मन जो है अब मन पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता, बहुत खुश होता है वो। आप ही व्यक्ति आपे से बाहर कब होता है? 2-3 स्थितियों में होता है कि उसको अति क्या मिलती है, खुशी, या बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आता है, तब वो आपे से क्या हो जाता है, आपे से बाहर हो जाने का मतलब सेल्फ कंट्रोल खो देता है। तो ये तो पॉजिटिव है। थोड़ा सा इसको गेट को बंद करो, नहीं तो वो खड़खड़ की आवाज़ आ रही है उसकी। खुशी उसे यहाँ तक ले जाती है कि वह अनुभव करने लगता है कि गरुड़ के, यानी ये कई कल्पनाएं करने लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या कल्पना करने लग जाता है कि वो गरुड़ के पंखों पर सवार होकर वह भी सूर्य की ओर यात्रा कर रहा है, जैसे मानो वो भी सूर्य की ओर क्या कर रहा है, उसकी भांति, किसकी भांति, गरुड़ की भांति, उसके पंखों पर सवार होकर। जबकि राम गंगरा, जबकि ये जो ब्लू टिट है पक्षी का गीत उसके हृदय में लगातार प्रतिध्वनित होता रहता है, यानी दिन भर उसकी आवाज़ जो है उसकी इको साउंड की तरह जैसे प्रतिध्वनि होती है ना, टकरा कर वापस आती है, वैसे ही दिन भर राम गंगरा यानी ब्लू टिट की आवाज़ जो है मेरे दिल में कब आती रहती है। ऐसी चीज़ें जब हम लगातार किसी चीज़ को दिन भर सुनते हैं तो वो आवाज़ ना चाहते हुए भी हमारे मन में बार बार आती रहती है। तो ये चीज़ें क्या बता रही है, यानी का मतलब वो जानवरों के प्रति इतना संवेदनशील है, इतना ज़्यादा उसका लगाव है कि उसकी डे टू डे लाइफ में भी इन्हीं चीज़ों का ख्याल आता है। इमेजिनेशन भी उसकी किससे भरी हुई है, इन चीज़ों से, यानी जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पक्षियों से उसकी इमेजिनेशन भरी हुई है। तो ऐसा कब होगा? जो आदमी जीवों से, पक्षियों से प्रेम ही नहीं करता, उसके मन में ऐसे ख्याल आएंगे क्या? हैं? हाँ, वो तो नेगेटिव ख्याल आएगा उसके मन। इससे संकेत मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के प्राणियों से तालमेल रखता, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास जो भी प्राणी रहते हैं मनुष्य के अलावा तालमेल में रहता है, यानी कॉम्बिनेशन रहता है उसका, आपस में प्रेम होता है, तो उसे अत्यंत खुशी महसूस, बहुत ही ज़्यादा उसको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। प्रकृति को प्रेम करने और उसकी प्रशंसा करने से उसको खुशी मिलती है। प्रकृति से प्रेम करने और उसकी प्रशंसा करने पर भी उसको खुशी मिलती है। और ये सब क्या है? बर्ड्स, एनिमल्स, ये किसके पार्ट हैं? नेचर के पार्ट है। तो अब इसका पैराफ्रेज देखते हैं अपन। द पोइट्स हार्ट फेल्ट
fascination for the birds around him, उसके आसपास जितने भी पक्षी हैं उन सब के लिए उसके मन में, उसके हृदय में फैसिनेशन का भाव आता है, अर्थात आकर्षण का भाव, लगाव उसके प्रति उसके मन में आता है। फाइंड्स अ सटल एक्सप्रेशन इन दीज लाइन्स, और ये इन पंक्तियों में ये बड़े ही गहराई से सूक्ष्म रूप, सटल का मतलब सबटल नहीं लिखा हुआ है, इसको हम सटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सटल, है ना। सटल का मतलब सूक्ष्म, गहरा इसमें जो इन पंक्तियों में इसका भाव आया हुआ है। कौन सा भाव? कि कवि को जो है आसपास के जानवरों से क्या मिलती है, पक्षियों को, अपने आसपास के जानवरों के, पक्षियों के प्रति, जीवों के प्रति उसके मन में क्या है? बोलो। फैसिनेशन है, आकर्षण का भाव है। ही इज बिसाइड हिमसेल्फ विथ जॉय वाइल वॉचिंग बर्ड्स, यानी स्वयं को कहाँ पाता है वो? किसके नजदीक पाता है? आनंद के नजदीक पाता है, जब वो वॉचिंग बर्ड्स, जब किसको देखता है? पक्षियों को देखता है। रैप्चर टेक्स हिम, और ये जो आनंद की अनुभूति है, रैप्चर माने यहाँ क्या? आनंद की अनुभूति। ये आनंद की अनुभूति टेक्स हिम सो फार, ये आनंद की अनुभूति उसको कहाँ ले जाती है? इतना दूर ले जाती है, टू मेक हिम फील दैट ही इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द सन, यानी वो इतना सोच लेता है कि वो कहाँ जा रहा है? पक्षियों की तरफ, सूर्य की ओर जा रहा है। ऑन द ईगल्स विंग्स, किसके ऊपर बैठकर? चील के पंख पर बैठकर। वाइल, और वहीं ब्लू टिट का जो सॉन्ग है वो दिन भर कीप्स रिजाउंडिंग इन हिज हार्ट, उसके दिन भर उसके मन में क्या होता रहता है? रिजाउंडिंग होता रहता है। रिजाउंडिंग का मतलब होता है गूंजता रहता है। इट सजेस्ट दैट, इससे ही पता चलता है दैट व्हेन अ पर्सन इज इन ट्यून विद, यानी जब एक व्यक्ति, जब किसी ट्यून विद का मतलब के साथ होता है, जब वो किसी चीज से क्या होता है? जुड़ा रहता है, तालमेल बना के रखता है। जब एक व्यक्ति, व्हेन अ पर्सन इज इन ट्यून विद द क्रीचर्स अराउंड हिम, आसपास के जितने भी प्राणी हैं उनसे उसका अगर ट्यूनिंग अच्छी है, ट्यूनिंग का मतलब तालमेल, क्या ना, मैं इसकी इन दोनों की ट्यूनिंग बड़ी तगड़ी है, क्या मतलब? तालमेल। ट्यूनिंग का मतलब यहाँ क्या है? तालमेल, कॉम्बिनेशन, है ना। तो जब कोई व्यक्ति जो है अपने आसपास के जीवों के साथ में जब उसका तालमेल अच्छा रहता है, ही फील्स ओवरजॉयड, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? ओवरजॉयड महसूस करता है, यानी जरूरत से ज्यादा ही क्या? आनंदित महसूस, अति आनंदित महसूस करता है। किसी भी वर्ड के पहले ओवर लग जाए तो उसका फंडा आपको याद है? क्या होता है? अति, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट, अति उत्साही, है। ओवरजॉयड, अति प्रसन्न, है। ओवरफ्लो, पानी का क्या हो जाना? जरूरत से ज्यादा बह जाना, है ना। ओवर स्मार्ट, अपने आप को ज्यादा ही क्या समझना? अति चालाक समझना। तो ये कुछ उदाहरण है। लविंग एंड एप्रिशिएटिंग नेचर क्रिएट्स जॉय, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लविंग एंड एप्रिशिएटिंग नेचर, यानी किसकी प्रशंसा करना? प्रकृति की प्रशंसा करना और उससे चाहना। लविंग, उसको चाहना, प्रेम करना उससे, किससे? नेचर से। ये चीज क्या पैदा करती है? क्रिएट्स जॉय। ये हमें, हमारे अंदर आनंद या खुशियां पैदा करती है। तो ये था आपका डिफरेंट स्टेंजाज पढ़े हमने इसके, और स्टेंजाज की डिटेल्ड एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी जानी। तो इस पार्ट में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मेन मकसद क्या है इसका। कुल मिला के कवि जो है, पोइट जो है, अब उसकी पर्सनल फीलिंग है कि वो सबको कैसा देखना चाहता है। ही वॉन्ट्स एवरीवन टू बी फ्री, वो प्रत्येक को फ्री देखना चाहता है, उनके नेचुरल फॉर्म में देखना चाहता है। और किसी भी जीव को, किसी भी क्रीचर को उसके नेचुरल फॉर्म में हम देखते हैं। जैसे एक बच्चा है छोटा, अगर हम उसको बांध के रखेंगे, डरा के रखेंगे, तो वो जो उसको जब देखेंगे हम, तो हमको मजा आएगा क्या? वहीं आकर बच्चे को फ्री कर दिया और वो अपनी मस्ती कर रहा है, तो उसको देखेंगे तो कितना खुशी होगी। उसी तरह बर्ड्स एंड एनिमल्स या अदर क्रीचर को भी इस तरह से हम देखें, उसके नेचुरल फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ? उसका प्राकृतिक रूप, यानी उसका जो वास्तविक रूप है, उसमें जब हम देखेंगे तो डेफिनेटली जो है हमको आनंद की अनुभूति होगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।